हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्लास 11th का ये चैप्टर है आपके पास, ठीक है। और आई थिंक चैप्टर नंबर आपके पास एनसीईआरटी के अंदर 6th चैप्टर नंबर है ये, ठीक है ना। आज का जो वीडियो है ना, उसमें हम थर्मोडायनेमिक के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं ना। अब इसके अंदर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले फॉर्मूला क्यों रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं ना कि न्यूमेरिकल आपको इसके ट्राई करने हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके फॉर्मूले पता हों, और ना उससे भी ज़रूरी है कि आपको इसके सिम्बल्स भी पता हों, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला तो पता होता है कि ठीक है रट लेते हैं कि ये होता है, बट उसका सिंबल नहीं पता होता है। उसके बिना ना कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूला एक तो समझना पड़ेगा, ऊपर से उसका सिंबल भी याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या सिंबल है। तो आज के लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थर्मोडायनेमिक्स के कवर करने वाले हैं, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। कुछ भी मिस मत करना। आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ये चैनल थोड़ा सा और ग्रो कर जाए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज़ कोई प्रोसेस, और जो भी आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करा रहे हैं वो किस कंडीशन पे होता है। देखिए, थर्मोडायनेमिक के अंदर जो भी प्रोसेस होता है ना, उसका एक कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे अगर प्रोसेस आइसोथर्मल लिख दिया आपको कहीं, तो उसका मतलब होगा, आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो तो जीरो ही आएगा, बिकॉज आपने कांस्टेंट कर दिया। यानी कि आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे डेल्टा टी जीरो होता है। टी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर आप कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। देखिए, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल और इस सब का क्या मतलब है, ठीक है। तो आइसो मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि डेल्टा टी आप जीरो ले सकते हैं। एडियाबैटिक में आप हीट को नहीं चेंज कर सकते। एडियाबैटिक में हीट हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, और हीट का सिंबल होता है क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू या सिंपल क्यू भी, चलो डेल्टा क्यू जीरो होता है ना। आइसोबारिक, अब आइसो जो होता है वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब यहाँ पे होता है प्रेशर, ठीक है। वैसे भी बार किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। तो आइसोबारिक का मतलब हुआ जहाँ पे प्रेशर सेम है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है। तो आप लिखेंगे कि भाई चेंज इन प्रेशर तो जीरो आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टी कांस्टेंट है, यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, पी मतलब प्रेशर, और लास्ट है आइसोकोरिक। तो यहाँ पे आइसोकोरिक का मतलब है कि जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये कंडीशंस आपको थ्रू आउट अपने थर्मोडायनेमिक के अंदर माइंड में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। ओके ना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वर्क की तरफ। देखिए, वर्क ना दो टाइप का हो सकता है, ध्यान से समझिएगा वर्क की बात। थर्मोडायनेमिक में वर्क दो टाइप का हो सकता है। एक वर्क हो सकता है रिवर्सिबल, और एक वर्क हो सकता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है ना। अब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है? देखिए, रिवर्सिबल वर्क होता है जिसके अंदर बहुत इनफाइनाइट टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत स्लोली होता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल वर्क जो है कंप्लीटली रैपिड होते हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। देखिए, रिवर्सिबल वर्क के लिए, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल पूरा नाम होता है, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो होगा W माइनस 2.303, W माइनस 2.303 nRT log V2 ओवर V1। ओके ना। अब यहाँ पर सिंबल का मतलब समझिए थोड़ा सा कि किसका क्या मतलब है। देखिए, W तो वर्क को बता रहे हैं, ओके, W इज द सिंबल फॉर वर्क। एन आपको नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है कि कितने मोल्स आपके रिएक्शन के अंदर हैं। तो एन आपको नंबर ऑफ मोल्स बताता है। आर आपको गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हो, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे टी टेम्परेचर होता है। नाउ V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, ये याद रखना। तो आप लिख सकते हो एन आपको नंबर ऑफ मोल्स बताता है, आर तो गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे लोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल,
की यूनिट के साथ, T टेम्परेचर है पता ही आपको, और V1 जो है इनिशियल प्रेशर है। 1 यूजुअली हम 1 हमेशा इनिशियल प्रेशर के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो V1 आपका इनिशियल प्रेशर है और V2 हमेशा फाइनल प्रेशर होगा। ओके ना, अब ना एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, क्या आप नोटिस करोगे कि मैंने माइनस साइन लगाया है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको इरिवर्सिबल वर्क समझा देती हूँ। देखिए, इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। इरिवर्सिबल वर्क के अंदर जो W होता है वो -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, P डेल्टा V, जहाँ पे P एक्सटर्नल का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, गैस या सिस्टम के ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है उसको एक्सटर्नल प्रेशर कह रहे हैं आप। और डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम, वो तो आपको पता ही है, डेल्टा V रिप्रेजेंट द चेंज इन वॉल्यूम। अब ना यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, क्या, देखिए आप नोटिस करोगे कि मैंने माइनस साइन लगाया, तो ना ऐसा नहीं है कि वर्क हमेशा माइनस लिखा जाता है, ये डिपेंड करता है कि क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अब यहाँ पे आप एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपको वर्क वर्क दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आपके पास बीकर है, ठीक है, और बीकर में आपने कोई गैस रख दी, ठीक है। तो हो सकता है कि गैस का जब प्रेशर, अच्छा मान लीजिए कि आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दिया ऊपर से, अगर आपने प्रेशर बहुत हाई लगाया तो गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर ये प्रेशर बहुत कम है तो गैस एक्सपैंड करेगी। तो दो टाइप के वर्क हो सकते हैं, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अब फिलहाल जब मैंने हाई प्रेशर लगाया है तो यहाँ पे गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पे वर्ड आता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। प्रेशर तो आप लगा रहे हैं ना, तभी तो गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो आप कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। तो वर्क दो टाइप के होते हैं। अगर है वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उस केस में गैस हमेशा, या जो भी सब्सटेंस है वो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्शन का होता है, तो उसको बोलेंगे कंट्रैक्शन हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहली बात। और दूसरा हो सकता है कि गैस एक्सपैंड हो जाए, मतलब अगर ये प्रेशर बहुत लो है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत लो है, तो गैस उसके अगेंस्ट काम करेगी, मतलब गैस पार्टिकल एक्सपैंड करेंगे अंदर, तो उसको बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ हो गया, और अगर वर्क गैस एक्सपैंड कर रही है तो आप कहेंगे गैस काम कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है ना गैस, तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसको एक्सपेंशन का वर्क कहते हैं, कि भैया एक्सपेंशन का वर्क हो रहा है। आप समझ गए? अगर सिस्टम के ऊपर या गैस के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है जी, तो इट इज़ कंट्रैक्शन वाला वर्क। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, तो उसको एक्सपेंशन कह देते हैं ना। अब ध्यान में आपने ये रखना है कि जब भी कंट्रैक्शन का वर्क होगा तो वर्क का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी कंट्रैक्शन का वर्क होगा तो वर्क का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी एक्सपेंशन का वर्क होगा तो वर्क का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंस लाई इन द साइन। ओके ना, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है बेटा, यू कैन इजीली से कि माइनस इसके अंदर लगाया है मैंने, द फॉर्मूला के अंदर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने किस किस के लिए लिखा है, एक्सपेंशन के लिए लिखा है। अगर आपको इसको कंट्रैक्शन के लिए लिखना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं, दिस इज फॉर एक्सपेंशन। ओके, दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्सपेंशन। अगर कंट्रैक्शन के लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जस्ट पॉजिटिव साइन लगा देंगे, तो दैट विल बी सिमिलरली। ये जो मैंने लिखा है किसके लिए लिखा है, एक्सपेंशन के लिए लिखा है, क्योंकि नेगेटिव लगाया है, बट आप इसको कंट्रैक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, कंट्रैक्शन में पॉजिटिव और एक्सपेंशन में नेगेटिव। ओके, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, द ओनली थिंग इज साइन विल चेंज, साइन चेंज हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, क्या, देखो जब आप फॉर्मूला निकालेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने इसमें से फॉर्मूला लगा लिया, तो याद कीजिए W का यूनिट क्या होगा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, ठीक है, या एटमॉस्फेयर। डेल्टा V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होगी, तो यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेयर लीटर ये यूनिट बनेगी। ओके, पर यूजुअली हम तो वर्क लीटर उसमें जूल में लेते हैं, तो वर्क की जो यहाँ यूनिट आ रही है वो लीटर एटमॉस्फेयर आ रही है या एटमॉस्फेयर लीटर आ रही है, पर वर्क आप जूल में लेते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आ गया 10, 20 कुछ भी, तो आप उसे फिर जूल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसकी कन्वर्जन होती है
कन्वर्जन क्या 1 लीटर एटमॉस्फेयर या 1 एटमॉस्फेयर लीटर कुछ भी कह लो, ठीक है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होगा वो हमेशा 101.3 जूल के इक्वल होगा। ओके तो अगर आपका आंसर अगर क्या हमेशा ही इस वैल्यू से, तो आपका आंसर हमेशा एटमॉस्फेयर लीटर में आने वाला है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको सिंपली 101.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज कीजिए आपका है 10 लीटर एटमॉस्फेयर, ये आ गया, तो उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 इंटू 101.3 जूल, ये आ जाएगा। ओके वेरी सिंपल। नाउ अच्छा, इसके अंदर एक नई चीज़ है क्या, देखो यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लगाया है ना इरिवर्सिबल वर्क का, ये था वॉल्यूम की टर्म में। ओके नाउ इसी के अंदर मैं इसी को लिख रही हूँ यहाँ पे कि अगर मेरे पास इरिवर्सिबल वर्क हो मगर वो मुझे इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो इसका फॉर्मूला बनेगा W हो जाएगा -2.303 nRT log। अब मुझे अगर वॉल्यूम नहीं चाहिए, इंस्टेड मुझे चाहिए प्रेशर। अगर मुझे इस वॉल्यूम की जगह प्रेशर चाहिए तो क्या करेंगे? तो देखो अब याद कीजिए, आपने अगर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है तो उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है कि P1 V1 इज टू P2 V2, बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसे, P1 V1 इज टू P2 V2 स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है ना। अगर आप इस यहाँ से V2 ओवर V1 का निकालते हैं तो क्या बनेगा? V2 ओवर V1 वो बनेगा P1 ओवर P2, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ लेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए याद रख लो कि V2 ओवर V1 इज टू P1 ओवर P2। तो इंस्टेड ऑफ दिस V2 ओवर V1 आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं P1 ओवर P2। तो आप चाहे V2 ओवर V1 लिखिए या P1 ओवर P2 लिखिए, एक ही बात रहेगी। तो यहाँ पे P1 ओवर P2 भी लिखा जा सकता है। ओके तो दो तरीके से आप इसे लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक, वो है कि अगर आपके पास गैस, कोई भी आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है मगर वो वैक्यूम में एक्सपैंड कर रही है, तो देखिए वैक्यूम में कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, तो इन वैक्यूम तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इन वैक्यूम कितना होगा? वर्क डन इन वैक्यूम, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है वैसे ये, वर्क ऑफ एक्सपेंशन वैक्यूम। तो देखिए जब भी आप वैक्यूम में हमेशा P एक्सटर्नल 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कोई गैस ही नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या पड़ेगा? तो एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 हो गया। तो जब आप फॉर्मूला खोलेंगे, इरिवर्सिबल वर्क कह रहे हैं हम, इरिवर्सिबल वर्क डन इन वैक्यूम, तो W जो होगा वो क्या हो जाएगा? -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, पर ये तो 0 ही है, तो एक्चुअली वर्क डन भी 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 इंटू समथिंग विल बी 0। ओके तो वर्क डन जब भी आप वैक्यूम में करते हैं तो वो हमेशा 0 ही होता है, याद रखिएगा। वर्क डन इन वैक्यूम इज ऑलवेज 0 बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसका, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। क्या कहता है? कहते हैं जो डेल्टा U होता है वो Q प्लस W के इक्वल होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए डेल्टा U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, और Q का मतलब होता है हीट चेंज, और W तो आपको पता है वर्क डन। ठीक है, तो Q मतलब हीट चेंज, W मतलब वर्क डन, और डेल्टा U का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज। ना अब यहाँ पे ना गलती मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना। अगर आपका सिस्टम जहाँ भी आप काम कर रहे हो, बीकर में या किसी भी चीज़ में, कोई कंटेनर में, तो वो आपका सिस्टम होता है, बाकी का सारा एरिया आपका सराउंडिंग है। जैसे अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं एक सिस्टम हूँ, मेरे लिए सारी चीज़ें सराउंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आपने ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपने ये रखना है कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब साइन पॉजिटिव होगा। अगर हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से, रिलीज बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम, तो Q हमेशा नेगेटिव होगा। साइन सेम रहता है, मतलब वैल्यू सेम रहती है। अगर हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है जी। नाउ सिमिलरली एक चीज़ आपको और याद रखनी है, क्या? अगर एक्सपेंशन का वर्क है, अगर वर्क एक्सपेंशन का है, जैसे मैंने आपको भी बताया एक्सपेंशन में वर्क होता है नेगेटिव, और अगर वर्क कॉन्ट्रैक्शन का है
तो कंट्रैक्शन में वर्क का वैल्यू, वर्क का साइन हमेशा आ जाएगा पॉजिटिव, याद रहेगा। एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव और कंट्रैक्शन में पॉजिटिव, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, क्योंकि बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं बट ये साइन नहीं देखते हैं, तो साइन नहीं देखा ना आपने, गलत हो जाएगा सब कुछ ना। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा इसके अलावा आपने और ध्यान रखना है क्या, जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम डेल्टा यू को हमेशा जीरो लेते हैं, दिस इज द कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। और एडियाबैटिक के लिए क्यू जीरो होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू जीरो होता है। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अब ये क्या चीज़ है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत क्वेश्चन आता है इसका। देखो आप पहले समझिए कि डेल्टा एच और डेल्टा यू होता क्या है। देखिए डेल्टा यू तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दिस इज इंटरनल एनर्जी चेंज, यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी, यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, और एच का मतलब होता है एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक की टर्म है ये, ठीक है जी। तो डेल्टा एच का मतलब हुआ एंथैल्पी चेंज और डेल्टा यू का मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी चेंज। अब इसके ना दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला आपने ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एच होता है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ये यू है ये वी है, ओके। और दूसरा फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एच होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या बला है, देखो बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज, आर इज द गैस कांस्टेंट, वैल्यू मैंने बता दी थी 8.314, टी इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द डेल्टा एन जी। नाउ लिसन, देखो डेल्टा एन जी जो होता है, देखो डेल्टा का मतलब है चेंज, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, जी का मतलब है गैस, अगेन आई एम रिपीटिंग, डेल्टा का मतलब चेंज, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जी का मतलब गैस। किसी भी रिएक्शन में ओके कितने नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं गैसियस वाले, वही डेल्टा एन जी होता है, यानी कि इट इज अ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो अब चेंज कैसे निकालोगे आप, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बट ध्यान रखना कि आपने सिर्फ कौन से वाले मोल्स लेने हैं, ओनली गैस वाले मोल्स आपने लेने हैं। तो डेल्टा एन जी रिप्रेजेंट द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ गैस वाले, ओके, ओनली गैस, और कोई नहीं लेना आपने, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ गैस वाले, ओके ना। अब इसके बाद आपके पास एक चीज आपने याद रखनी है, और क्या, इसी रिलेशन में आपने तीसरी बात याद रखनी है, इन्हीं रिलेशंस में क्या, कि जो क्यू पी होगा वो हमेशा डेल्टा एच के इक्वल होगा, या मैं इसे उल्टा करके लिख देती हूँ, ठीक है, डेल्टा एच हमेशा क्यू पी के इक्वल होगा। भाई क्या चीज़ हो गई, लिख लो पहले, फिर मैं इसको ट्रिक बताती हूँ इसको याद रखने की। और डेल्टा यू हमेशा क्यू वी के इक्वल होगा, डेल्टा एच हमेशा क्यू पी के इक्वल, डेल्टा यू हमेशा क्यू वी के इक्वल। नाउ व्हाट इज दिस, देखिए यानी कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा हीट चेंज के बराबर होता है। क्यू पी का मतलब क्या है, क्यू का मतलब तो हीट ही हो गया, पी का मतलब हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे वो काम हो रहा है, तो नीचे पी लगा दिया, मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको बोल देते हैं क्यू पी। खाली क्यू लिखोगे तो वो हीट चेंज है, पर अगर क्यू के नीचे पी भी लिख दिया तो उसका मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर पी की जगह आपने लिख दिया वी तो उसका मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यू वी का मतलब हुआ हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। अब ध्यान ये रखना है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है, और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होती है। अब ना मैं इसका ट्रिक बताती हूँ याद रखने का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ट्रिक क्या है, एच पी एक लैपटॉप की कंपनी होती है, डेल, एच पी, मैक, है ना। तो एच पी याद आ गया, एच के साथ हमेशा पी लगाना है, ठीक है, लैपटॉप की कंपनी है। और यूवी रेडिएशंस बहुत सुना होगा आपने, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो यू के साथ वी लगाना है, तो एच के साथ हमेशा पी लगाना है और यू के साथ हमेशा वी लगाना है, एच पी
और यूवी रेज, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे डेल्टा एच को इसके साथ ले लेते हैं, तो इसलिए याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है दैट इज एंट्रोपी। नाउ अब एंट्रोपी में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? देखिए, पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि एंट्रोपी का सिंबल होता है एस, दिस इज कैपिटल एस, 5 लग रहा है पर एस है, तो एंट्रोपी का सिंबल होता है एस, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी का सिंबल हुआ डेल्टा एस, ऑब्वियस ही बात है। नाउ मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, जो कुछ हीट गेन कर रहा है, क्यू, कोई सिस्टम है जो क्यू हीट गेन कर रहा है, दिस इज हीट गेन या एब्जॉर्ब, और जिस टेम्परेचर वो गेन कर रहा है उसको आपने टी कह दिया कि वो टी टेम्परेचर पे कुछ हीट गेन करता है, लॉस भी कर सकता है पर मैंने गेन लिख दी। तो जो डेल्टा एस होगा, द चेंज इन एंट्रोपी, वो होगा कितना हीट उसने गेन या लॉस किया है वो। अब इसको क्यू रिवर्सिबल बोलते हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हो, तो क्यू रिवर्सिबल मतलब वही है कि हीट चेंज। ओके, नाउ और जिस टेम्परेचर पे उसने वो हीट चेंज किया है नीचे वो लिख देते हैं। अब पूरा टेम्परेचर लिख दो, टी लिख दो, एक ही बात है, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। अब ध्यान इसमें आपको ये रखना है कि अगर आपका हीट गेन हो रहा है तो प्लस, अगर आपका हीट लॉस हो रहा है तो क्यू का साइन माइनस, क्या रहेगा? यही सारा खेल है। अगर हीट गेन हो रहा है तो प्लस क्यू आएगा, अगर हीट लॉस हो रहा है सिस्टम से तो माइनस क्यू का। ये हमेशा ही होता है, हमेशा आप पहले से देखते आ रहे हैं कि जब भी हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम या गेन करता है तो प्लस आता है, और जब भी हीट सिस्टम लॉस करता है या रिलीज भी बोल सकते हो तो साइन हमेशा नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। टी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आप वो काम करा रहे हैं। ओके ना, अच्छा यूनिट इसकी आप समझ ही गए होंगे, क्या होगी? जूल पर केल्विन, क्योंकि ऊपर क्यू रिवर्सिबल है, हीट की यूनिट जूल होती है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती हैं, और पर मोल पे काम कर रहे हैं तो पर मोल, तो यानी कि इसकी यूनिट हो गई जूल पर केल्विन पर मोल। ओके ना, अच्छा एंथैल्पी की क्या यूनिट होंगी? वही होंगी जो एनर्जी की होती हैं, तो एंथैल्पी की यूनिट जूल होती है एंथैल्पी चेंज की, और डेल्टा यू की यूनिट भी जूल होती है। दोनों की जो यूनिट जूल है, बिकॉज दोनों ही एक तरीके की एनर्जी बता रहे हैं। ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, क्या कि अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है, टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है? देखिए, कुछ एंट्रोपी चेंज सिस्टम का है, कुछ एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का है। जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में वो हमेशा जीरो होता है। टोटल एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं, टोटल में सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, दोनों की एंट्रोपी ऐड करनी पड़ती है। पर अभी के लिए याद रख लीजिए, क्या द टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, द टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको आप डेल्टा एस टोटल कहते हैं, वो हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है, याद रख लो, फैक्टर है। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी। ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो या तो अपने आप हो जाते हैं या थोड़ा बहुत इनिशिएशन देने पे हो जाते हैं। जैसे पानी का नीचे गिरना पहाड़ से, अपने आप ही गिरता, आप धक्का थोड़ी देते हो उसे कि भाई गिर जा, तो दीज आर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके ना, अब किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं ना। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि थर्मोडायनेमिक में एक वर्ड होता है जिसको डेल्टा एस कहते हैं, अभी आपने पढ़ा। और डेल्टा एस क्या बताता है? एंट्रोपी चेंज बताता है, सिस्टम में कितना एंट्रोपी चेंज आ रहा है या सराउंडिंग में कितना एंट्रोपी चेंज आ रहा है। सिमिलरली जो डेल्टा जी होता है वो हमें बताता है गिव्स फ्री एनर्जी, या सिंपल फ्री एनर्जी भी बोलते हैं इसको, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, या फिर सिंपल फ्री एनर्जी भी आप इसे कह सकते हैं। नाउ अब थर्मोडायनेमिक में ये दो चीज़ें हैं और इनके साइन से हम बताते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ऐसे प्रोसेस होते हैं या तो खुद हो जाते हैं या थोड़ा बहुत इनिशिएशन देने पे हो जाते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो खुद भी नहीं होता, और जिनको करवाने के लिए ना आपको कांस्टेंट एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अगर आपको पानी को ऊपर चढ़ाना है, किसी दूसरी तीसरी मंजिल पे ऊपर चढ़ाना है, तो पानी अपने आप तो जाएगा नहीं, तो आपको उसको कांस्टेंट जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, है ना। तो देखो, साइन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एस, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी और डेल्टा एस का साइन क्या होता है? अब भाई ये इस पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर इक्विलिब्रियम पे है।
इक्विलिब्रियम पे काम हो रहा होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस चल रहे होते हैं, बट कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। इक्विलिब्रियम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं आपके पास 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, या तो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। थोड़ी राइटिंग में खराब लिख रही हूँ, इतनी गंदी है नहीं, पर वैसे थोड़ी गंदी लिख रही हूँ आज। और दूसरा इक्विलिब्रियम पे है, तीसरा स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे मैं एक बार लिख रही हूँ डेल्टा जी का क्या साइन होगा, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेल्टा एस का क्या साइन होगा। तो देखो, अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो आपका डेल्टा जी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। प्लीज रिमेंबर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है जी, और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए उल्टा हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, याद रहेगा। और इक्विलिब्रियम का तो बहुत सही हाल है, क्योंकि इस पे सब जीरो हो जाता है। तो ये भी याद रख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न साइन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ओके। फॉर स्पॉन्टेनियस दैट डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि बच्चे इसको भी पॉजिटिव लिख के आ जाते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है, अगली चीज़ है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, उसके बहुत रिलेशन होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा एच डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। एक तो ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन एक्चुअली, ये रिलेशन है डेल्टा जी और डेल्टा एच का। आपको याद रखना है, डेल्टा जी इज गिव्स एनर्जी, डेल्टा एच इज दी एंथैल्पी चेंज, टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एस इज दी एंट्रोपी चेंज। ये तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास कि जो डेल्टा जी होगा वो माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी होगा। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये जो रिलेशन है ना, ये वाला, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बताता है। मतलब जहाँ पे के सी जो आप लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। शायद इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, जब मैं कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर पता ही आपको गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। दिस अबव रिलेशन जो पहले रिलेशन लिखा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा जी। तो कहाँ पे क्या रिलेशन लगाना है वो क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सुटेबल रिलेशन हमें लगाना चाहिए, बट पता सब होना चाहिए, तभी तो बताओगे ना वहाँ पर कि क्या लगाना है, ठीक है। नाउ एक लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्या, अगर आपके पास कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जहाँ हीट रिलीज हो रही होती है, एग्जिट हो रही होती है। एक्सो बोले तो एग्जिट, ठीक है जी। तो हीट यहाँ पे एग्जिट हो रही है या रिलीज हो रही है, तो उस केस में जो डेल्टा एच का साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होगा, एंड मतलब एंटर, एंड मतलब एंटर यानी कि जहाँ पे हीट हो रही है, एंटर यानी कि एब्जॉर्ब। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके ना। तो इसी के साथ जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे थर्मोडायनेमिक के अंदर, जो सिंबल के साथ मैंने आपको बताए हैं सारे, आपने सारे नोट डाउन करने हैं, ठीक है, या अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका बीच बीच में। बट मैं एडवाइस करूँगी कि आप लिखिए, क्योंकि भाई लिख के जो बात बनती है ना यार, वो स्क्रीनशॉट से नहीं बनती है यार, लिखने पे ही पता चलता है, मतलब बात तो लिखने पे ही समझ आती है। तो सारे फॉर्मूले लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट मेक श्योर 2-3 दिन में वीडियो, 2 दिन में वीडियो आ जाएगा, बट मेक श्योर कि आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं वैसे ही उसके बाद आप ये सारे फॉर्मूले याद करने स्टार्ट कर दो। एक बार में नहीं होंगे, किसी को भी नहीं होते हैं, तो आपने एक बार लिख दिए सारे, ठीक है, और उसके बाद आपने एक बार रिवाइज करे, फिर अगले दिन दोबारा किए, तो जैसे आप 2-3 दिन में रिवाइज भी कर लेंगे ना, हो जाएंगे। तभी न्यूमेरिकल ट्राई करो जब फॉर्मूले आते हो, वरना ऐसे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बट मज़ा तभी आएगा जब आप फॉर्मूले लर्न करके आएंगे,
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर आपके पास सजेशन होगा तो वो कमेंट में लिख देना, या कुछ पूछना होगा तो वो भी कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आंसर दे दूँ। तो चलिए फिर अभी के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।